Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 7 Arbitration Proceedings and Award कि arbitration के proceedings कैसे होते हैं and award. So let's quickly go through the synopsis first. Conduct of arbitral proceeding कि arbitral proceeding कैसे conduct होती है, उसका क्या procedure है, कुछ specific rules है तो वो. फिर parties को equal treatment देना चाहिए arbitrar ने, he should be impartial. प्लेस कहाँ पे आर्बिट्रेशन होगा, प्रोसीडिंग्स होगी किस लैंग्वेज में होगी, व्हाट विल बी द प्रोसीजर बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. अगर कोई क्लेम है तो हियरिंग, एक्सपर्ट एविडेंस एंड सच अदर टर्म्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कोर्ट्स असिस्टेंस, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, आर्बिट्रल अवार्ड, टाइप्स, फॉर्म, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड, इंटरप्रिटेशन, देन इफ देयर इज एनी करेक्शन इन द अवार्ड, एडिशनल अवार्ड, कॉस्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग. कॉस्ट मतलब आर्बिट्रेशन में क्या कॉस्ट लग रहा है, रिकोर्स अगेंस्ट अवार्ड, ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग अवार्ड, एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस प्रोविजंस इन दिस मॉड्यूल. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द चैप्टर. कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर. सेक्शन 18 बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, मतलब क्या पार्टी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. कि हम प्रोसीजर में देख रहे हैं कि आर्बिट्रेटर को हमने अपॉइंट किया है कि वो हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, तो यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दोनों पार्टी को इक्वल ट्रीटमेंट दे एंड ईच पार्टी शैल बी गिवन अ फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस. फिर उसके बाद सेक्शन 19 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर, कि क्या रूल है, क्या प्रोसीजर्स है. सबसे पहले बोला है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, हमने क्या देखा था, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब या तो सोल आर्बिट्रेटर या तो वन और मोर आर्बिट्रेटर्स. तो मतलब मोर देन टू या टू शैल नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और द इंडियन एविडेंस एक्ट. कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं है, ना ही उसको इंडियन एविडेंस एक्ट है. सब्जेक्ट टू दिस पार्ट, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. पार्टीज जो म्यूचुअली प्रोसीजर डिसाइड होता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सो एंड सो प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसको पार्टीज अग्री करती है, दे आर फ्री टू अग्री. और फिर जो म्यूचुअली प्रोसीजर डिसाइड होता है उस बेसिस पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती है. फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2, अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ तो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू हिज पार्ट कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन द मैनर इट कंसीडर्स अप्रोप्रिएट. अगर दोनों पार्टी ने मिलकर कुछ कॉमनली अग्री नहीं किया कि किस प्रोसीजर में कंडक्ट करना है प्रोसीडिंग्स, तो उस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद के मैनर में, जो उसको अप्रोप्रिएट लगता है उस मैनर में प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेगा. The power of arbitral tribunal under section 3 includes the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence. कि उसके पास पावर है कि वो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी की उसको लेना है या नहीं, वो कितना रेलेवेंट है, कितना मटेरियल है. मटेरियल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारा डिसीजन इफेक्ट होता है. एंड द वेट ऑफ द एविडेंस, ये सारे पॉइंट्स को वो कंसिडर करेगा. देन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, सेक्शन 20 बात करता है कि आर्बिट्रेशन कहाँ होगा. तो इसमें क्या बोला है, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्लेस, कि पार्टीज प्लेस अग्री करेंगे कि आर्बिट्रेशन कहाँ होना चाहिए. फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ तो वो प्लेस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिटरमाइन कर सकता है. ही विल डिटरमाइन हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ पार्टी, मतलब वो पार्टी का कन्वीनियंस देख के कि हाउ कन्वीनियंट इट इज़ फॉर बोथ द पार्टीज टू कम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वो सब ध्यान में रख के वो प्लेस डिसाइड करेगा. कौन डिसाइड करेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर पार्टीज खुद से नहीं करती है तो. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सबसेक्शन 1 and 2, मतलब ये दोनों का ध्यान में नहीं रखते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज मेट एट एनी प्लेस इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर कंसल्टेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स फॉर हियरिंग विटनेस, एक्सपर्ट ऑफ द पार्टीज और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी. ये दोनों सब सेक्शन को नहीं ध्यान में रखते हुए आर्बिट्रर चाहे तो कोई भी प्लेस में जो उसको सही लगे वहाँ उसके मेंबर्स को बुला सकता है फॉर कंसल्टेशन, विटनेसेस को हियरिंग के लिए बुला सकता है, अगर कोई एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए तो उनको, या तो कोई डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन, गुड्स प्रॉपर्टी है तो कोई अदर प्लेस पे भी वो विच एवर ही कंसिडर्स अप्रोप्रिएट वो प्लेस को सिलेक्ट कर सकता है. अब है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कि अब कमेंसमेंट हो रहा है, प्रोसीडिंग कहाँ से कमेंस होती है. इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट, की किसी भी डिस्प्यूट को लेकर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस होती है. कहाँ, द डेट ऑन विच रिक्वेस्ट फॉर दैट डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट. किस डेट पे, जहां रिक्वेस्ट फॉर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव बाय द रिस्पोंडेंट. कोई भी एक पार्टी जो रिस्पॉन्ड करना चाहता है उसने एक रिक्वेस्ट पास की कि वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहता है, मतलब वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना चाहता है, उसका वो
थिंकिंग है कि ही वांट टू गो टू द आर्बिट्रेटर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, तो फिर वहाँ से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर लैंग्वेज, पार्टीज अग्री करेगी कि वो किस लैंग्वेज में या लैंग्वेजेस में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। अगर सबसेक्शन 1 में वो फेल हो रहे, इफ़ दे आर अनेबल टू अग्री, तो फिर वो केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लैंग्वेज को डिसाइड करेगा कि किस लैंग्वेज या लैंग्वेजेस में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पूरी करनी है। देन उसके बाद आता है स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, सेक्शन 23। विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल, क्लेमेंट यानी कि आर्बिट्रेटर या जो पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन जो क्लेम कर रही है, शैल स्टेट द फैक्ट सपोर्टिंग हिज क्लेम, उसका जो भी क्लेम है वो उसके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए सारे फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स लाएगा, पॉइंट्स एट इशू, रिलीफ और रेमेडी साउट, एंड द रेस्पोंडेंट शैल state his defense in respect of these particulars unless the parties have otherwise agreed as to the required element of those statement। अब क्या बोला है कि पार्टीज में सबमिट देयर स्टेटमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स दे कंसीडर टू बी रेलेवेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स पार्टीज को रेलेवेंट लगते हैं, रेलेवेंट किस चीज़ में कि उनका जो डिस्प्यूट है वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स हेल्प करेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट्स पार्टी जो भी रेलेवेंट लगते हैं और में ऐड रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस जैसे है वो पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सबमिट कर देगी। उसके बाद क्या बोला है, रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस केस में ऑल्सो सबमिट काउंटर क्लेम, जो दूसरी पार्टी जो रिस्पॉन्ड कर रही है पहली पार्टी के क्लेम पे, द क्लेमेंट वॉज द वन हु क्लेम्ड एंड द रिस्पोंडेंट इज द वन द पार्टी हु इज नाउ रिस्पॉन्डिंग, तो वो क्लेम के काउंटर क्लेम में या टू प्लीड अ सेट ऑफ, उससे रिलेटेड उसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो एडजुडिकेट कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, इफ सच काउंटर क्लेम और सेट ऑफ फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगर वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के स्कोप में है तो तुम काउंटर क्लेम या प्लीड टू सेट ऑफ तुम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास सबमिट कर सकते हो। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, आइदर पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम और डिफेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जब भी पार्टीज चाहे तो अमेंड कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है उसके क्लेम को या डिफेंस को, अनलेस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर्स इट्स इनअप्रोप्रिएट टू अलाउ द अमेंडमेंट। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये इनअप्रोप्रिएट है कि तुम बार बार अमेंड नहीं कर सकते हो या तुम्हारे क्लेम को सप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में पार्टीज कैन नॉट अमेंड और सप्लीमेंट, अदरवाइज पार्टी कैन अमेंड और सप्लीमेंट देयर क्लेम और डिफेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। Means it completely depends on arbitral tribunal। Hearings and written proceedings, section 24। क्या बोला है इसमें, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग या तो प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस ऑफ अ ओरल आर्ग्यूमेंट और वेदर द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स। यहाँ क्या बोला है, इट विल बी कम्प्लीटली ऑन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कि हमारे जो प्रोसीडिंग्स है, हमारी हियरिंग्स है वो ओरल होनी चाहिए, और फिर ओरल है तो प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस या ओरल आर्ग्यूमेंट है तो वेदर द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल। पार्टी शैल बी गिवन सफिशिएंट एडवांस नोटिस ऑफ एनी हियरिंग, पार्टीज को पहले ही एक एडवांस नोटिस मिल जाएगा कि किस दिन हियरिंग है, एंड ऑफ एनी मीटिंग ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। उनको पहले ही नोटिस मिलेगा कि किस दिन हियरिंग है, किस दिन मीटिंग है जहां उनको उनके डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या गुड्स या जो भी प्रॉपर्टी जिसका हम आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं। All statements, documents and information supplied to tribunal by one party shall be communicated to the other party। एक पार्टी ने जो भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन सबमिट किए वो सारे हम दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे। एंड एनी एक्सपर्ट रिपोर्ट और एविडेंट्री डॉक्यूमेंट ऑन विच द ट्रिब्यूनल में रिलाई इन मेकिंग इट्स डिसीजन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। या किसी भी एक्सपर्ट रिपोर्ट या एविडेंट्री डॉक्यूमेंट जिस पे हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिलाई कर रहा है टू मेक द डिसीजन, वो हम दोनों पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखना है कि हियरिंग ओरल है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इंक्लूड हो रहे या नहीं, और फिर रिटर्न प्रोसीडिंग्स कि पहले तो पार्टी को एडवांस में नोटिस दो कि हम उनके डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने वाले, फिर उसके बाद जो भी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करना है। और जो भी एक्सपोर्ट रिपोर्ट है, एविडेंट्री डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजन देने वाला है, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। फिर डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, अब क्या डिफॉल्ट हो सकता है, क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। जो क्लेमेंट है हमारी पार्टी में से, उसने उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नहीं दिया इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23। फिर क्या बोला, रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। फिर हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसने उसका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दिया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग विदाउट ट्रीटिंग दैट फेलियर इन इटसेल्फ एज एन एडमिशन ऑफ द एलिगेशन बाय द
क्लेमेंट। इसमें क्या बोला है कि आर्बिट्रेटर कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग विदाउट ट्रीटिंग दैट फेलियर इन इटसेल्फ एज एन एडमिशन ऑफ द एलिगेशन बाय द क्लेमेंट। अब पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग, अगर पार्टी नहीं आए या तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया तो फिर भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कंटिन्यू दैट प्रोसीड एंड मेक द आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द एविडेंस बिफोर इट अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज। अगर इसके सफिशिएंट कॉज है तो ठीक, अदरवाइज आर्बिट्रल कंटिन्यू करेगा। इसमें पार्टी डिफॉल्ट कर रही है। वेयर विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज, अगर क्लेमेंट फेल करता है उसका क्लेम कम्युनिकेट करना तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेट कर देगा। अगर रिस्पोंडेंट उसका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विथड्रॉ करेगा, टर्मिनेट कर देगा। या तो अगर पार्टी ओरल हियरिंग में नहीं आ रही है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो फिर वो केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग को एंड मेक द आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द एविडेंस बिफोर इट। उसके पहले जो एविडेंस उसके पास थे उस बेसिस पे वो अवार्ड डिक्लेयर करेगा। अवार्ड मीन्स डिसीजन। एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी प्रोसीडिंग के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, तो लेट्स सी सेक्शन नंबर 26। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में unless otherwise agreed by the parties appoint one or more expert। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक या दो उससे ज़्यादा एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर सकता है। क्यों? टू रिपोर्ट ऑन अ स्पेसिफिक इशू, कि किसी इशू पे आर्बिट्रल को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो उसे अपॉइंट करेगा। रिक्वायर अ पार्टी टू गिव द एक्सपर्ट एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर वो चाहे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टी को बोलेगा कि हमारा जो एक्सपर्ट है उसको तुम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दो, या तो प्रोड्यूस और प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर इंस्पेक्शन। पहले तो आर्बिट्रल ने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, फिर वो पार्टीज को इन्फॉर्म करता है कि मेरा जो एक्सपर्ट है उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, गुड्स चाहिए फॉर इंस्पेक्शन, तो तुम उसको प्रोवाइड करो। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, जब तक पार्टी नहीं, unless otherwise agreed, if a party so request or if the tribunal considers it necessary, expert shall आफ्टर डिलीवरी ऑफ हिज रिटर्न और ओरल रिपोर्ट, एक्सपर्ट का जो भी रिपोर्ट है वो पार्टिसिपेट करेगा ओरल हियरिंग में, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, कि ये छोड़ के अगर पार्टीज ने कुछ और अग्री किया तो वो, नहीं तो जो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया है उस बेसिस पे उसको फिर हम बाद में ओरल हियरिंग में पार्टिसिपेट करने देंगे। और जहाँ पार्टीज ने क्वेश्चन किया है, हैव पार्टीज जहाँ अपॉर्चुनिटी है उनको क्वेश्चन करने का, तो वहाँ पे एक्सपर्ट उसके विटनेस प्रोड्यूस करेगा कि किस बेसिस पे उसने वो रिपोर्ट बनाया था। Unless otherwise agreed by the party, expert shall, on the request of party, make available to the party for examination all documents, goods or other property in the possession of expert with which he was provided in order to prepare his report। क्या बोला है कि expert on the request of party, जो भी पार्टीज है उनको मेक अवेलेबल टू द पार्टी फॉर एग्जामिनेशन हर डॉक्यूमेंट, गुड्स या प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ द एक्सपर्ट विथ विच ही वाज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स मिले थे एग्जामिनेशन के लिए, गुड्स या प्रॉपर्टी, वो एक्सपर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी उनको वापस दे देगा। ही विल मेक देम अवेलेबल। कोर्ट्स असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। The arbitral tribunal or a party with the approval of arbitral tribunal may apply to the court। यहाँ पार्टी या तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, कि हमें कोर्ट का असिस्टेंस चाहिए इन टेकिंग एविडेंस। तो अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें हम देंगे नेम, एड्रेस ऑफ द पार्टी एंड द आर्बिट्रेटर, कि कौन पार्टीज है, कौन आर्बिट्रेटर है, जनरल नेचर ऑफ द क्लेम, की क्लेम क्या है, एंड रिलीफ साउट, एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, कि हमको क्या एविडेंस चाहिए, द नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी पर्सन to be heard as witness or expert witness and a statement of the subject matter of the testimony required, कि जिस बंदे को हम एज अ विटनेस या एक्सपर्ट विटनेस देख रहे हैं उसका नेम एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी टू बी इंस्पेक्टेड, कि किस डॉक्यूमेंट को हमको प्रोड्यूस करना है या प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना है जो एविडेंस जैसे एक्ट करने वाला है, एंड वी वांट द कोर्ट टू असिस्ट अस इन टेकिंग द एविडेंस। Court may, within its competence and according to its rule on taking evidence, execute the request by ordering that the evidence be provided directly to the arbitral tribunal. The court may, within its competence and according to its rule on taking evidence, execute the request by ordering that the evidence be provided directly to the arbitral tribunal. The court may, while making an order under subsection 3, issue the same process to witness as it may issue in suits tried before it.
सो यहाँ कोर्ट का हम असिस्टेंस ले रहे फॉर एविडेंस, फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि एक ऑर्डर पास करेगा कि ठीक है, अगर चाहिए विटनेस इशू द सेम प्रोसेस टू बिजनेस एज इट में इशू इन सूट्स ट्राइड बिफोर इट। मतलब कोर्ट में नॉर्मली जब सूट्स होते हैं तो जिस तरीके से एविडेंस वो देता है, असिस्टेंस देता है, उस तरीके से कोर्ट हमें यहाँ भी हेल्प करेगा। वो जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा बाय ऑर्डरिंग दैट एविडेंस बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल रहा है कि उनको जो एविडेंस चाहिए उनको प्रोवाइड करो। Person failing to attend in accordance with such process or making any other default or refusing to give their evidence, मतलब जिस पर्सन को बोला है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एविडेंस देना है वो नहीं दे रहा है, ही इज़ रेफ्यूजिंग और ही इज़ फेल, तो गिल्टी ऑफ एनी कंटेम्प्ट टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शैल बी सब्जेक्ट टू द लाइक डिसएडवांटेजेस। मतलब वो पर्सन जो एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट के बोलने के बाद भी टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फिर डिसएडवांटेजेस, पेनाल्टीज, पनिशेबल बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसको पेनाल्टीज लगेगी, पनिशमेंट लगेगी ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब रिप्रेजेंट करेगा कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिले, तब वो पर्सन को जिससे एविडेंस मिलने वाले थे, जिसने रिफ्यूज़ किया, who failed to provide the evidence, उसके केस में पेनाल्टी पनिशमेंट लग जाएगा। In this section the expression processes include summons and commissions for the examination of witness and summons to produce document। अब है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, सेक्शन 29B। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या है? Notwithstanding anything contained in the act, parties to an arbitration agreement may at any stage either before or at the time of arbitral tribunal, मतलब जो पार्टीज है वो या तो बिफोर और एट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अग्री इन राइटिंग टू हैव द डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। बिफोर आर्बिट्रल अपॉइंटमेंट के जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है हमारा, मतलब जो आर्बिट्रेटर्स है, उनके अपॉइंटमेंट के पहले या जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, पार्टीज चाहे तो अग्री करेंगे राइटिंग में कि हमको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर चाहिए, स्पेसिफाइड इन 3। उसमें क्या बोला है? द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वाइल अग्रीइंग फॉर रिजोल्यूशन और डिस्प्यूट बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में अग्री दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ, पार्टीज अग्री कर सकती है कि हमको एक सोल आर्बिट्रेटर चाहिए हु शैल बी चूजन बाय द पार्टीज। अब उसके लिए फॉलोइंग प्रोसीजर्स तुमको फॉलो करने। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न प्लीडिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशंस फाइल्ड बाय द पार्टीज विदाउट एन ओरल हियरिंग। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले तो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, रिटर्न प्लीडिंग्स और सबमिशंस। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू कॉल फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर वो चाहे तो और फर्दर इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन पार्टीज से मंगा सकता है, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एनी ओरल हियरिंग में बी हेल्ड ओनली इफ, ओरल हियरिंग कब होगी? ओनली इफ ऑल द पार्टीज मेक अ रिक्वेस्ट और इफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर्स इज नेसेसरी टू हैव द ओरल हियरिंग फॉर क्लैरिफाइंग सर्टन इशूज। कि ओरल हियरिंग में बी हेल्ड ओनली इफ ऑल द पार्टीज में रिक्वेस्ट या if the arbitral tribunal considers it's necessary to have oral hearing for clarifying certain issues। arbitral tribunal में dispense with any technical formalities, वो dispense कर देगा क्या? if any oral hearing is held and adopt such procedure as deemed appropriate for expeditious disposal of the case। अब जो award है, award कितने दिन में होना चाहिए? shall be made within a period of 6 months from the date of arbitral tribunal enters upon the reference। जब रेफरेंस से हुआ एंड इट्स अ फास्ट ट्रैक तो 6 months के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए। इफ द अवार्ड इज नॉट मेड इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, यानी कि 6 months में अगर अवार्ड नहीं आया, दो प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 to 9 ऑफ सेक्शन 29A लग जाएगी हमको। द फी पेबल टू द आर्बिट्रेटर एंड द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ द फी शैल बी सच एज मे बी अग्रीड। तो जो फी पेबल है और मैनर है दैट विल बी एज अग्रीड। क्लियर? फिर उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड टाइप्स, फॉर्म्स, कंटेंट्स, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। व्हाट इज आर्बिट्रल अवार्ड? आर्बिट्रल अवार्ड मतलब जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया उसको हम अवार्ड बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं कि वो फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज है। तो यहाँ क्या बोला है? इट शैल बी मेड इन राइटिंग। राइटिंग में क्यों? कि अगर हमारे पास राइटिंग में नहीं रहा और बाद में कोई पार्टी बोलते कि नो वी हैवंट एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो प्रूव करने के लिए हम उसको राइटिंग में करेंगे और दोनों मेंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी पार्टीज है उसको साइन करेंगे कि हम ये अवार्ड को अग्री करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन 1 आर्बिट्रेटर, जहाँ एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है, सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी सफिशिएंट सो लॉन्ग एज द रीजन फॉर एनी ओमिटेड सिग्नेचर इज स्टेटेड। जहाँ एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब जो आर्बिट्रेटर्स है उनके मेजॉरिटी ने साइन करना चाहिए
और जिसने नहीं किया, जिसका सिग्नेचर ओमिट है, उसका रीज़न उनको स्टेट करना पड़ेगा। आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट द रीजंस अपॉन विच इट इज़ बेस्ड। अब आर्बिट्रल अवार्ड किस बेसिस पे आया है, किस बेसिस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये कंक्लूजन पे आया है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो भी है वो ऐसा क्यों है, तो वो बेसिस बताना है। अनलेस रीजंस अपॉन विच इट इज़ बेस्ड, वो स्टेट करना है। अनलेस पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो रीज़न आर टू बी गिवन, रीज़न देना है। अनलेस पार्टीज ने अगर स्पेसिफिकली अग्री किया था कि रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो अवार्ड इज इन एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स अंडर सेक्शन 30, या तो सेक्शन 30 के जो अग्रीड टर्म्स है उस बेसिस पे आर्बिट्रल अवार्ड आया है, या तो द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट इट्स डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन की और क्या क्या स्टेट करेगा वो कि किस डेट पे अवार्ड दिया था, किस प्लेस पे दिया था, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20, एंड द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस। कि जहाँ डिसाइड हुआ था कि आर्बिट्रेशन कहाँ होता है, प्लेस डिसाइड करते दोनों पार्टीज। अगर दोनों पार्टी नहीं कर पा रहे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्लेस डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेस दोनों पार्टीज को कन्वीनियंट है, और फिर अवार्ड उसी प्लेस पे जाएगा। तो हमको स्टेट करना है कि अवार्ड किस डेट पे किस प्लेस पे हुआ था, एंड द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस। जब अवार्ड आया तो साइंड कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। अवार्ड का साइंड कॉपी दोनों पार्टी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेंड कर देगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मेक एन इंटरिम arbitral award on any matter with respect to which it may make a final arbitral award। एक वो interim award बनाएगा with respect to which बाद में उसको हम final award बना देंगे। Unless otherwise agreed by the parties, wherein in so far as an arbitral award is for the payment of money, जहाँ arbitral award में involvement of money है, मतलब payment of money है, तो फिर arbitral tribunal वो sum include करेगा कि कितना पे करना है along with interest। interest कितना होगा at such rate as it deemed reasonable on the whole or any part of the money, या whole or any part of the period between which date on which the cause of action arose and the date on which the award is made। मतलब क्या, पहले तो जो अमाउंट है वो पे करना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी फॉर द पीरियड बिटवीन क्या, डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज की कब से करना है, एंड द डेट ऑन विच द अवार्ड इज मेड। इंटरेस्ट कितना देना है कि किस दिन एक्शन हुआ था, किस दिन डिस्प्यूट हुआ था, किस दिन वो पैसा देना चाहिए था, एंड जिस दिन अवार्ड डिक्लेयर हुआ उस बेसिस पे वो जो दो डेट्स है कि किस दिन ये एक्शन एक्चुअल में हुआ था, पैसा मिलना चाहिए था, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, उस दिन से लेके तो जहाँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड डिक्लेयर किया, मतलब डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अरोज एंड द डेट ऑन विच अवार्ड इज मेड। ये दोनों के जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ डेज, एंड दैट विल बी चार्जेबल। फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड कि एक बार अवार्ड फाइनल हो गया तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सनल क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली। सेक्शन 35 बोलता है कि जो हमारा आर्बिट्रल अवार्ड है दैट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। फिर है करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, एडिशनल अवार्ड। विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड मिलने के 30 दिन में, मतलब जो डिसीजन फाइनल हुआ, या फिर कोई अगर दूसरा टाइम डिसाइड हुआ है, तो अगर पार्टीज ने स्पेसिफिकली कोई नंबर ऑफ डेज डिसाइड किए तो फिर उतने दिन में पार्टी विद द नोटिस टू अदर पार्टी क्या करेगी, रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर। अगर कोई करेक्शन है तो वो पार्टी क्या करेगी, अवार्ड मिलने के बाद 30 दिन में या जो भी टाइम डिसाइड हुआ है उतने दिन में दूसरी पार्टी को नोटिस देगी और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगी कि आपने जो गलती हो गई है, जो करेक्शंस है, जो एरर्स है, उसको आप करेक्ट कर दो। जो भी क्लरिकल एरर है, टाइपोग्राफिकल एरर है, या कोई भी एरर ऑफ सिमिलर नेचर तुम उसको करेक्ट करके दो। इफ सो अग्रीड बाय द पार्टीज, अगर दोनों पार्टी अग्री कर रही है, अ पार्टी विद द नोटिस टू अदर पार्टी मैं रिक्वेस्ट द ट्रिब्यूनल टू गिव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब दूसरा क्या है, पहले तो हमने बोला कि जो एरर्स है उसको करेक्ट कर दो, और दूसरा अगर एक दोनों पार्टी चाहे, दोनों पार्टी अग्री कर रही है तो एक पार्टी दूसरे को नोटिस देगी, दोनों का अग्रीमेंट हो जाएगा कि हमको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से ये चीज़ का इंटरप्रिटेशन लेना है, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को लेके या किसी कोई पर्टिकुलर पार्ट को लेके अवार्ड के, कि आप हमको इसमें इंटरप्रिटेशन दो, हमें नहीं समझ में आया। इफ़ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स द रिक्वेस्ट, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट कंसीडर किया इन सबसेक्शन 1, तो फिर क्या होगा, इट शैल मेक द करेक्शन, या तो वो करेक्शन करेगा अगर एरर है, या तो जो पार्टीज ने इंटरप्रिटेशन मांगा है विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अवार्ड, तो फिर वो उनको या तो करेक्शन है तो करेक्शन कर देगा, इंटरप्रिटेशन मांगा है तो इंटरप्रिटेशन दे देगा। फिर क्या करेगा वो मैं करेक्ट एनी एरर ऑफ द टाइप रेफर टू इन क्लॉज है, जो भी एरर है क्लरिकल टाइपोग्राफिकल ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, या तो खुद से करेगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब क्या,
जब वो खुद से कर रहा है, अगर उसको खुद से ही समझ गया कि कुछ एरर है तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड वो उसको करेक्ट कर देगा. अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, अ पार्टी विद नोटिस टू अदर पार्टी में रिक्वेस्ट विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अवार्ड. क्या वो रिक्वेस्ट कर रही है कि द ट्रिब्यूनल टू मेक एन एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड एज टू क्लेम प्रेजेंटेड टू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बट ओमिटेड अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड. अब यहाँ एक पार्टी दूसरी को क्या बोल रही है कि हमको एक एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड भी चाहिए, तो हम वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से क्लेम करते हैं द आर्बिट्रिंग प्रोसीडिंग्स बट ओमिटेड फ्रॉम द आर्बिट्रल अवार्ड. की जब क्लेम हुआ था, जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, वो टाइम पे एक और एडिशनल अवार्ड था विच इज़ नाउ मिसिंग इन द अग्रीमेंट, तो हमको वो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से करवा के लेना है. इफ़ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर द रिक्वेस्ट मेड अंडर 4 में हमने क्या रिक्वेस्ट की, एडिशनल अवार्ड, अगर वो जस्टिफाइड है तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड देगा विद इन 60 days. कितने दिन में देगा, विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट. जिस भी दिन रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट कब आती है नॉर्मली 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ अवार्ड. फिर जब भी आएगी तो उसके बाद विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एडिशनल अवार्ड देना पड़ेगा. इफ़ ही अग्रीज टू इफ ही थिंक्स इट इज़ जस्टिफाइड. अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो करेक्शन के केस में, इंटरप्रिटेशन के केस में या एडिशनल अवार्ड के केस में वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकता है इफ़ नेसेसरी. सेक्शन 31 शैल अप्लाई टू कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड और टू एन एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर दिस सेक्शन. सेक्शन 31 अप्लाई हो जाएगा. फिर है करेक्शन इन अवार्ड. करेक्शन इन अवार्ड हमने देख लिया, एरर्स वाला पॉइंट. अब है लीन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट एज टू कॉस्ट. सेक्शन 39 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 के बाद सब्जेक्ट टू दैट प्रोविजंस एंड टू द प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी इन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव अ लीन, उसके पास राइट टू लीन है, मतलब होल्ड ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड फॉर एनी अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन. अगर आर्बिट्रेशन का कोई कॉस्ट अनपेड है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास एक पावर है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को लीन कर सकता है, लीन पे रखेगा. इफ़ इन एनी केस एनी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रेफ्यूजेस टू डिलीवर द अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर रेफ्यूज़ कर दिया कि वो अवार्ड डिलीवर नहीं करेगा, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट डिमांडेड बाय द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ. मतलब पेमेंट ऑफ कॉस्ट वाला मैटर नहीं है, वो छोड़ के अगर कोई और मैटर है जिसके ऊपर से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड डिलीवर करने से मना कर दिया, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, The court may, on an application made in this behalf, order that arbitral tribunal shall deliver the arbitral award to the applicant on payment into court by the applicant of the cost demanded, and shall, after such inquiry as it thinks fit, further order that out of money so paid into court there shall be paid to the arbitral tribunal by way of cost such sum as the court may consider reasonable, and that balance of the money shall be refunded to the applicant. क्या बोला है यहाँ पे, if it's because of cost, तो फिर कोर्ट बोलेगा कि इफ़ इट्स बिकॉज ऑफ कॉस्ट, तो जब तक कॉस्ट नहीं है तब तक आर्बिट्रल ने लीन डाला. फिर एक एप्लीकेशन गया कोर्ट को, तो कोर्ट क्या बोलेगा, यू डिलीवर द अवार्ड, जो भी कॉस्ट है उसमें से थोड़ा सा जो कोर्ट का कॉस्ट है वो अदर कॉस्ट विल बी पेड टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और जो भी बैलेंस बच रहा है आउट ऑफ द कॉस्ट जो हमने पार्टी से रिकवर किया है दैट शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, कि हम वो एप्लीकेंट को वापस से रिफंड कर देंगे. फिर पॉइंट है एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 शैल may be made by any party unless the fees demanded have been fixed by written agreement. जो एप्लीकेशन है तो जो फीस पे करनी है तुमको दैट मे बी डिमांडेड, किस तरीके से डिमांड करेंगे हम, जो भी रिटर्न अग्रीमेंट में फिक्स हुआ था बिटवीन हिम एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. जो पार्टीज़ में जो रेशो डिसाइड हुआ था कि कैसे पेमेंट करना है पार्टीज़ में और ट्रिब्यूनल में, ऑन दैट बेसिस वो फीस पे करेंगे. and the arbitral tribunal shall be entitled to appear and to be heard on such application. फिर कोर्ट क्या बोल रहा है, the court may make such order as it thinks fit respecting the cost of the arbitration. कोर्ट जो कॉस्ट है आर्बिट्रेशन का उसको रिस्पेक्ट करता है. where any question arises respecting to such cost and the arbitral award contains no sufficient provision concerns them. सो ये हमने देखा लीन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट. अब है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. प्रोसीडिंग्स कब टर्मिनेट होती है, जब फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया है और बाय ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ये तो फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड या तो ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2. अब वो क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल इशू एन ऑर्डर फॉर टर्मिनेशन वेयर, या तो फाइनल अवार्ड दे दिया या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोल रहा है कि टर्मिनेशन हो गया प्रोसीडिंग का. कब हो गया, वेयर
क्लेमेंट विड्रॉज द क्लेम, जो क्लेमेंट था उसने उसका क्लेम ही विड्रॉ कर लिया, अनलेस रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिकॉग्नाइजेज अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑन हिज पार्ट इन ऑब्टेनिंग अ फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ क्या हो गया, हमारी जो क्लेमेंट पार्टी थी वो विड्रॉ कर रही है, बट अब रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है। अगर रिस्पोंडेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो फिर तो केस टर्मिनेट हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल डिक्लेयर कि अब टर्मिनेशन हो गया है। बट इफ द रिस्पोंडेंट इज नाउ ऑब्जेक्टिंग, कि अब हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो बोल रहा है कि नो नाउ ही वांट्स कि प्रोसीडिंग्स को हम सेटल करें, तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिकॉग्नाइज करेगा कि सच में हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसका कोई इंटरेस्ट है क्या, लेजिटिमेट इंटरेस्ट है क्या कि फाइनल सेटलमेंट होना ज़रूरी है। तो अगर पार्टीज अगर ऐसा है तो फिर बाद में हम प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि क्लेमेंट ने विड्रॉ कर दिया उसका क्लेम, तो टर्मिनेट होता है अनलेस रिस्पोंडेंट ने उसको ऑब्जेक्ट किया हो। फिर दूसरा पॉइंट है पार्टीज अग्री ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग। अगर पार्टीज खुद अग्री कर रहे हैं कि हमको टर्मिनेशन चाहिए और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइंड्स दैट द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग हैज़ फॉर एनी अदर रीजन बिकम अननेसेसरी या इम्पॉसिबल। यहाँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि प्रोसीडिंग्स को और कंटिन्यू करना अब अननेसेसरी हो गया है, मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी, या अब वो इम्पॉसिबल हो गया है, उस केस में भी टर्मिनेशन हो जाएगा। या फिर सब्जेक्ट टू सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 34 मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट विद द टर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का टर्मिनेट हो गया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो टर्मिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, क्लेमेंट विड्रॉ कर रहा है, पार्टीज खुद बोल रही है कि टर्मिनेशन हो गया, या तो फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, या अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि अब और आगे कंटिन्यू करना अननेसेसरी है या इम्पॉसिबल है। फिर ग्राउंड्स फॉर सेटिंग अवे अवार्ड। Arbitration and Conciliation Act gives ample of freedom to arbitral tribunal, but the freedom is not absolute। मतलब फ्रीडम तो है बट फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। किसको? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। इट इज़ लाइकली दैट ही में एक्सरसाइज एक्सेसिव जुरिडिक्शन और मिसयूज ऑफ पावर। ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा एक्सेसिव जुरिडिक्शन ले या वो उसके पावर का मिसयूज़ करे, विच में रिजल्ट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। वहाँ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, जस्टिस जो दोनों पार्टीज़ को मिलना था वो शायद ना मिले। तो कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल और अ चेक ऑन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि यहाँ पे कोर्ट ध्यान देता है। तो अब एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, कि जो हमने देखा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर एक्सेसिव जुरिडिक्शन करता है या उसके पावर का मिसयूज़ करता है तो जस्टिस ठीक से नहीं मिलेगा पार्टीज़ को, तो उस केस में कोर्ट पावर देता है, कंट्रोल करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। तो अब एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड क्या बोला है, रिकॉर्ड्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी मेड ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच अवार्ड, कि अब हमको वो अवार्ड को साइड में रख देना है। एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ, कब उसको बाजू में रख सकते हैं, मतलब कब उसका इंपॉर्टेंस जीरो हो जाएगा। पार्टीज़ ने अगर एप्लीकेशन किया फर्निशिंग द प्रूफ दैट, पार्टीज़ क्या फर्निश करिए जो दैट एक पार्टी, दो में से एक पार्टी वॉज अंडर सम इनकेपेसिटी, कि दो में से एक पार्टी इनकेपेबल थी, तो मतलब वो प्रॉपर अग्रीमेंट ही नहीं हुआ। या तो फिर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड अंडर द लॉ टू विच द पार्टी हैव सब्जेक्टेड टू फेलिंग एन इंडिकेशन देयर अंडर द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था वो वैलिड नहीं था, या तो कोई पार्टी इनकेपेबल थी या तो अग्रीमेंट was not valid। फिर तीसरा क्या बोला है, पार्टी मेक्स द एप्लीकेशन was not given proper notice of the appointment of arbitrator। जो भी पार्टी ने एप्लीकेशन किया था उसको प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं पता था, और ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, और was otherwise unable to present the case। या तो उसका अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं पता था, या तो प्रोसीडिंग्स के बारे में प्रॉपर नोटिस नहीं मिला, या तो ही वॉज अदरवाइज अनेबल टू प्रेजेंट द केस। अब क्या बोला है, आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विद द डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलोइंग विद द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, और इट कंटेन्स डिसीजंस और मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। ये सारे केस में कोर्ट क्या करेगा, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसको साइड में कर देगा। इट विल सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड, ये पावर कोर्ट के पास है। फिर द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, कि जो कंपोजिशन था किसका, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, या जो प्रोसीजर था वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, वो बिना पार्टी के अग्रीमेंट के हुआ। अनलेस सच अग्रीमेंट वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज कैन नॉट डिरोगेट। फेलिंग सच अग्रीमेंट वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट,
मतलब क्या कि पार्टीज़ नहीं जानती थी कि कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो थे वो पार्टीज़ के अग्रीमेंट के बाहर थे, पार्टीज़ ने उस पर अग्री नहीं किया था. इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज़ नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, जहाँ कोर्ट को लग रहा है कि आर्बिट्रेशन सेटल नहीं करेगा डिस्प्यूट का अंडर द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, या तो आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी, या तो जहाँ कोर्ट को लग रहा है, एक तो लग रहा है कि जो डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं हो सकता बाय आर्बिट्रेशन, या तो जो अवार्ड है दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, या तो फिर इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, या तो इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस. मतलब यहाँ कोर्ट को क्या मिल रहा है कि या तो इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट, या तो आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी या इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी, या तो फिर इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस. तो उस केस में वो अवार्ड को सेट असाइड करेगा. An arbitral award arising out of arbitration other than international commercial arbitration may also be set aside by the court कब, if the court finds that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award, कि उसमें illegalities है. अगर illegal है तो फिर वो उसको कोर्ट असाइड रख सकता है. An application for setting aside may not be made after 3 months, 3 महीने कहाँ से, from the day have elapsed from the date on which party making the application has received the arbitral award. मतलब arbitral award मिलने के बाद 3 महीने हो गए तो उसके बाद हम उसको सेट असाइड नहीं कर सकते. और इफ़ रिक्वेस्ट हैड बीन मेड अंडर सेक्शन 33 फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट रिक्वेस्ट हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि जो आर्बिट्रल रिक्वेस्ट हैड बीन मेड अंडर सेक्शन 33 फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट रिक्वेस्ट हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ, कि जब वो रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर दिया था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, तो उसके बाद अब हम उसको सेट असाइड नहीं कर सकते. ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब हमारा ये सबसेक्शन 1 कि यहाँ एप्लीकेशन क्या था कि अवार्ड को साइड में रखना है. तो अगर ऐसा कुछ आया तो कोर्ट में वेर इट इज़ अप्रोप्रिएट, जहाँ कोर्ट को सही लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है, एंड इफ सो रिक्वेस्टेड बाय द पार्टी, अगर पार्टी खुद बोल रही है, adjourn the proceedings for a period of time determined by it in the order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceeding or to take such other action as in the opinion of arbitral tribunal will eliminate the grounds for setting aside the arbitral award. मतलब या तो खुद से अगर कोर्ट को लग रहा है, या तो रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, अगर कोर्ट चाहे तो कुछ टाइम के लिए वो प्रोसीडिंग्स को रुका देगा, ताकि वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम फिर से रिज्यूम करो और टेक सच अदर एक्शन विच इन द opinion of arbitral tribunal will eliminate the grounds for setting aside the award. अब इसमें जो एप्लीकेशन है that shall be filed by a party only after issuing a prior notice to the other party. जब भी कोई पार्टी एक नोटिस फाइल कर रही है कि हम कोर्ट को फाइल कर रहे हैं कि हमको जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करना है, हम उसको नहीं देखना चाहते, मतलब यू वांट टू चेंज इट, तो फिर उसको एक प्रायर नोटिस दूसरी पार्टी को देना है. एंड सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनाइड बाय एन एफिडेविट. जो एप्लीकेशन वो दूसरी पार्टी को दे रही है उसमें एक एफिडेविट रहेगा बाय द एप्लीकेंट एंडोर्सिंग कंप्लायंस विद द सेड रिक्वायरमेंट. फिर एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एक्सपीडिशियसली एंड इन एनी इवेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. जो एप्लीकेशन है उसको एंड कर देना है, डिस्पोज करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5 इज सर्व्ड अपॉन द पार्टी. उससे 1 साल के बाद जब नोटिस आ गया तो फिर बाद में उसको डिस्पोज ऑफ करना है. अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 36 एनफोर्समेंट. By the time for making an application to set aside the award under section 34 has expired, जहाँ हमारा टाइम एक्सपायर हो गया, then such award shall be enforced in accordance with the provision of, वो अवार्ड कहाँ से एनफोर्स होगा, with the provision of code of civil procedure in the same manner as it were the decree of the court. तो फिर वो अवार्ड को हम एनफोर्स करेंगे जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में होता है. When an application to set aside has been filed in the court under section 34, application फाइल हुआ था, filing of application shall not by itself render that award is unenforceable. फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन खुद से ही नहीं बोल सकता है कि ऑर्डर इज़ अनएनफोर्सेबल. कब तक, जब तक कोर्ट ग्रांट्स एन ऑर्डर टू स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेड आर्बिट्रल अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन. जब तक कोर्ट खुद से ऑर्डर नहीं देता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको एक बार होल्ड पे रखना है, तब तक सिर्फ एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमें वो अवार्ड एक्सेप्टेड नहीं है या अनएनफोर्सेबल वो हो गया है. अपॉन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, जब एप्लीकेशन फाइल हो गया है फॉर स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड,
कोर्ट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में डीम फिट, तब कोर्ट कंडीशंस देखेगा, ग्रांट स्टे ऑफ द ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन पे स्टे ग्रांट करेगा फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर कोर्ट ने स्टे लाया, अवार्ड को साइड में रखा, तो कोर्ट को रीजंस इन रिकॉर्डिंग भी देने पड़ेंगे। फिर है अपीलेबल ऑर्डर। अपीलेबल ऑर्डर सेक्शन 37, एन अपील shall lie from the following orders to the court authorized by law to hear appeals from original decree of the court passing their order। किस केसेस में हमें अपील मिलता है? नेमली refusing to refer the parties to arbitration under section 8, कि यहाँ पार्टीज को हम रेफर नहीं करना चाहते। granting or refusing to grant any measure under section 9, setting aside or refusing to set aside an arbitral award। Appeal shall also lie to a court from an order of the arbitral tribunal accepting the plea referred to in subsection 2 or subsection 3 of section 16, या तो फिर granting or refusing to grant an interim order under section 17। No second appeal shall lie from an order passed in appeal। एक बार अपील में ऑर्डर हो गया तो उसके बाद सेकेंड अपील हम नहीं कर सकते। बट नथिंग इन दिस सेक्शन shall effect or take away any right to appeal to the supreme court। हम सेकेंड अपील नहीं कर सकते ऐसे बोल रहे हैं, बट इसकी वजह से राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता। तो मतलब अगर करना है तो यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट नाउ। अब डिपॉजिट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो एक फिक्स अमाउंट बोलेगा कि इतना अमाउंट तुमको डिपॉजिट करना है, या फिर उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री डिपॉजिट फॉर एडवांस ऑफ द कॉस्ट विच ही एक्सपेक्ट टू इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम्स। आर्बिट्रल चाहे तो एडवांस में डिपॉजिट मांग सकता है फ्रॉम द पार्टीज। सो लेट्स अगेन गो थ्रू द सिनॉप्सिस वंस। हमने क्या देखा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट होगी, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। फिर पार्टीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देगा, आर्बिट्रेटर इम्पार्शलिटी बिल्कुल नहीं कर सकता है। फिर प्लेस कैसे डिसाइड होगी, पार्टीज डिसाइड करती है, अगर नहीं हुआ तो देन आर्बिट्रेटर विल डिसाइड द प्लेस बट ही विल कंसीडर द कन्वीनियंस ऑफ बोथ द पार्टीज। फिर लैंग्वेज के केस में हमने सेम देखा, या तो पार्टीज या तो फिर वो नहीं कर पा रहे तो आर्बिट्रेटर। प्रोसीजर बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की क्या प्रोसीजर है, क्लेम्स, हियरिंग्स, एक्सपर्ट अगर है तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे, फिर हम चाहे तो एक्सपर्ट को ओरल हियरिंग में बुला सकते हैं। एक्सपर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टीज़ को बोलेगा कि तुम सबमिट करो। फिर एविडेंसेस है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कोर्ट्स असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, कोर्ट भी असिस्ट करता है। अगर कोई इंसान को कोर्ट ने बोला है कि हमें सो एंड सो एविडेंस चाहिए, तुम डायरेक्टली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दो, एंड इफ द पर्सन फेल्स तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेता है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर पार्टीज चाहे तो वो अग्री करेगी कि हमको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर रखनी है। फिर आर्बिट्रल अवार्ड देखा हमने कि फाइनलिटी कब होती है, और जब अवार्ड फाइनल होता है इट शैल बी बाइंडिंग। फिर करेक्शन इन अवार्ड, अगर कोई एरर है तो फिर हम उसको करेक्ट करवाएंगे। एडिशनल अवार्ड है तो फिर पहले ही बोलना है। इंटरप्रिटेशन, अगर कोई पार्टी चाहे तो फ्रॉम द रिसीट ऑफ अवार्ड 30 दिन के अंदर उसका इंटरप्रिटेशन मांग सकती है या करेक्शन मांग सकती है, बट हाँ दूसरी पार्टी के अग्रीमेंट के बाद ही, मतलब एक पार्टी दूसरे को एप्लीकेशन भेजेगी, दे बोथ विल एग्री, फिर उसके बाद ही वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को करेक्शन या इंटरप्रिटेशन के लिए बोल सकती है। कॉस्ट की, कॉस्ट जो है वो पहले चाहे तो एडवांस में ले सकता है, अगर कॉस्ट नहीं मिल रही है तो ही में टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। रिकोर्स अगेंस्ट अवार्ड, ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग अवार्ड, फिर एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। So I hope you are clear with the topic. Module 7 arbitration proceedings की proceedings कैसे होती है, और award final, उसका correction, उसका interpretation. So I hope you are clear with the topic. Thank you.